हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डी-मार्ड। अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो डी से डिजीज, एम से मॉडिफाइंग, ए से एंटी, आर से रूमेटिक डिजीज। मतलब कि डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आखिर ये होता क्या है? अगर सिंपल हम अगर रूमेटिक अर्थराइटिस की बात करते हैं तो अर्थराइटिस में क्या होता है, ARTHIRITIS। जहाँ पर TIS होता है इसका मतलब कि इन्फ्लामेशन। अर्थराइटिस मतलब क्या होता है, जॉइंट। तो जॉइंट में इन्फ्लामेशन के कारण जो डिजीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, रूमेटिक डिजीज। फिर से, रूमेटिक का क्या मतलब होता है, तो ये ऑटो इम्यून डिजीज है। तो ऑटो इम्यून डिजीज के कारण ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन को हम रूमेटिक अर्थराइटिस कहते हैं। ये क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज है और इसको हम इन्फ्लामेटरी डिजीज भी कहते हैं क्योंकि ये अफेक्ट करता है ज्वाइंट और पेरी आर्टिकुलर टिश्यू को। तो देखिए यहाँ पे इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस है, इन्फ्लामेशन आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी देखिए इन्फ्लामेशन है। ग्रुप ऑफ डिजीज जिसके कारण ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन हो उसको इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस कहते हैं, जिसमें बेस्ट एग्जांपल है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है ना, ये जो ग्रुप ऑफ डिजीज जिसके कारण इन्फ्लामेशन हो रहा है ज्वाइंट में, उसमें कौन कौन सा आता है, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सोरियासिस, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। देखिए ये एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है, यहाँ पर ये कर्व है इस तरह से, लेकिन ये कर्व कम हो गया है। क्यों? इन्फ्लामेशन के कारण। और इसके कारण ये जो अपना नॉर्मल कर्वेचर है उसको वो लॉस कर गया है। ठीक है, और कौन सा है, तो जुवेनाइल आइडियोपैथिक अर्थराइटिस, जो बच्चों के तेहुना में होता है। ठीक है, क्योंकि जुवेनाइल मतलब क्या होगा, चाइल्ड, आइडियोपैथिक मतलब अननोन अर्थराइटिस, इस चीज़ का कॉज अननोन हो। ठीक है, अगला उसके बाद क्या है, तो सिस्टमेटिक लूपुस इराइथेमस, जो ये नोज पे ऐसे बटरफ्लाई, नोज और चिक पे बटरफ्लाई रैसेस हो जाते हैं। जैसे कि ये आपका फेस है ना और ये नोज है, तो यहाँ पर इस तरह से बटरफ्लाई रैश हो जाएंगे। ऑटो इम्यून डिजीज के कारण होता है, इसी को कहते हैं सिस्टमेटिक लूपुस इराइथेमेटस। इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस का कॉज क्या है, तो सबसे पहला नाम से ही पता चल गया था ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है। तो पूछेगा ऑटो इम्यून डिजीज में कौन सा इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस में आता है, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जुवेनाइल आइडियोपैथिक अर्थराइटिस और सिस्टमेटिक लूपुस इराइथेमस। ठीक है, अगर इसके कॉज के बारे में पता करें तो सबसे पहला कॉज था ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें जैसे कि हमें पता है कि हमारा इम्यून क्या करता है, मेनली जो हमारे शरीर के अंदर एंटीजन आते हैं उसके अगेंस्ट में वो क्या करता है, उसको मारता है और हमारे शरीर से बाहर निकलता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अंदर के पैथोजन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है और वो अपने सेल को ही मारने लगता है। उसी को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है वो मेनली पैथोलॉजिकल प्रोसेस को ट्रिगर करता है। मेडिएटर क्या होता है इन्फ्लामेशन का, जो रिलीज होता है ज्वाइंट में, तो वो इन्फ्लामेशन ही होता है। डिजीज प्रोग्रेस कैसे करेगा, तो सबसे पहले वैस्कुलाइटिस होगा, वैस्कुलाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन इन वेसल्स। फिर क्या होगा, सिनोवियल इदीमा होगा। फिर क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो यही मेनली 3 प्रोसेस चलता है। ये जो जॉइंट पेन है मतलब जो अर्थराइटिस है वो मेनली सिनोवियल फ्लूइड में देखा जाता है। अब सिनोवियल फ्लूइड क्या होता है, 2 बोन एक दूसरे से इस तरह से अटैच होता है, बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर फ्लूइड भरा होता है जिसको हम सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं। इसका बाकी की अपेक्षा इसका टेम्परेचर कम होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा ये जो बैक्टीरिया वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके आने के चांसेस होते हैं। ठीक है,
अब ये मेडिएटर कौन कौन सा है ये सब करने में, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, ये वैसोडाइलेशन करता है और पेन करता है। इन्फ्लामेटरी सेल रिलीज का बात करें तो वो है लाइसोसोमल एंजाइम, जो डैमेज करता है बोन को और कार्टिलेज को। ठीक है, दूसरा कॉज क्या है, तो दूसरा कॉज है हमारा ये जेनेटिक, ये हमारे पेरेंट्स से भी हमारे में आता है। ठीक है, और भी कॉज क्या है, तो इन्फेक्शियस डिजीज, कुछ बाहर से आ गया है हमारे जॉइंट को अफेक्ट कर रहा है, स्ट्रेस, सिगरेट स्मोकिंग और हार्मोन्स। इसमें होता क्या है, पेन, स्वेलिंग, वार्म, टेंडरनेस फील होगा जॉइंट के टाइम, जॉइंट में मेनली इसको मॉर्निंग स्टिफनेस कहते हैं, जो कुछ टाइम तक होता है, मतलब कि सो के उठते हैं ना तो एकाएक दर्द करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लामेटरी फॉर्म है अल्थराइटिस का, इसलिए सिस्टमेटिक है। मीनिंग, सिस्टमेटिक कहने का क्या मीनिंग है, ये पूरे शरीर को अफेक्ट करेगा। अदर सिम्टम्स ऑफ जो रिलेटेड होता है इन्फ्लामेशन का ना, वो ऑकर होता है अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में। ठीक है, डिपेंड करता है ये स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ अल्थराइटिस का कि कौन सा अल्थराइटिस है। जैसे कि ये जो लुपुस था उसमें स्किन रैशेस देखेंगे, कुछ में आई इन्फ्लामेशन देखेंगे, हेयर लॉस, ड्राई माउथ और फीवर, ये सब सिम्टम भी आ सकता है। अगर इसका डायग्नोसिस करना रहे तो सबसे पहले तो फैमिली हिस्ट्री देखेंगे, मतलब कि मेडिकल हिस्ट्री कि किसी से एलर्जी तो नहीं है। फिजिकल एग्ज़ाम करेंगे, लेबोरेटरी एग्ज़ाम करेंगे, डायग्नोस्टिक इमेजिंग करेंगे। अब आते हैं ट्रीटमेंट में अगर इन्फ्लामेटरी अल्थराइटिस है तो उसमें हम सोचते हैं या तो एनसिड देंगे या डीमार देंगे। एनसिड क्या है, पेन को से रिलीफ करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका डिवीज़न करते हैं। पहले हम शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं। मान लीजिए ये क्या है, ट्रीटमेंट की बात है रूमेटॉइड अल्थराइटिस की, तो इसमें हम 2 काम कर सकते हैं, या तो हम 3 काम कर सकते हैं। या तो हम एनसिड देंगे, नहीं तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, नहीं तो डीमार देंगे। ये जो एनसिड है ये एक्यूट पेन के लिए दिया जाता है, ये रिड्यूस करता है एक्यूट पेन में, इसके डिजीज के प्रोग्रेस में इसका कोई काम नहीं है। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड था उसका क्या है, तो वो मेनली ब्रिज थेरेपी की तरह काम करता है, ये डिजीज की एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। तो ये कैसा का ये क्वेश्चन आया हुआ है, ब्रिज थेरेपी की तरह काम करता है। ये क्या करेगा, तो डिजीज की एक्टिविटी को रिड्यूस करेगा, और ये एडजुवेंट थेरेपी की तरह यूज होता है। ठीक है, तीसरा क्या है, तो तीसरा है हमारा डीमार्ड। डीमार्ड का क्या काम है, तो मेनली ये जो डीमार्ड होता है वो डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग है। ठीक है, ये क्या करता है, तो ये अंडरलाइंग कॉज को अल्टर करता है, ना कि ये सिम्टम को ट्रीट करता है। सिम्टम को ट्रीट करने के लिए तो हमने एनसिड ये सब दिया ही। ये पेन किलर नहीं है, बट ये रिड्यूस करता है पेन को, स्वेलिंग को, स्टिफनेस को। ये कुछ टाइम लगाता है, वीक, मंथ, लेकिन स्लोली ये डिजीज़ को सही करता है। ठीक है, अब जो ये डीमार्ड है ये 2 तरह का होता है, कन्वेंशनल और बायोलॉजिकल। कन्वेंशनल सिंथेटिक को हम CS डीमार्ड कहेंगे, या बायोलॉजिकल को बी डीमार्ड कहेंगे। बायोलॉजिकल का B और कन्वेंशनल का C और सिंथेटिक का S। ठीक है, कन्वेंशनल डीमार्ड में कौन कौन सा आता है, तो मिथोट्रिजेड, अजाथायोप्राइन, क्लोरोक्विनोन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन, साइक्लोफॉस्फामाइड, साइक्लोस्पोरिन, लेफोनोमाइड, माइकोफिनोलेट, मोफिटिल, सल्फासालाजीन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइक्लोस्पोरिन के बारे में। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये पेप्टाइड एंटीबायोटिक है, लेकिन फिर भी ये डीमार्ड की तरह यूज होता है। ये जीन ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है। कैसे, तो ये इनहिबिट करता है इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 2 के रिसेप्टर प्रोडक्शन को। उसके बाद ये इनहिबिट करता है मैक्रोफेज टी सेल इंटरेक्शन और टी सेल रिस्पॉन्सिवनेस को।
टी सेल डिपेंडेंट और बी सेल फंक्शन मेनली साइक्लोस्पोरिन के कारण अफेक्ट होता है। जब हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो एब्जॉर्प्शन इनकम्प्लीट होता है और कभी कभी इराटिक भी होता है। माइक्रो इमल्सन फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ग्रेप फ्रूट जूस इंक्रीज करता है इसके बायोबिलिटी को। ये मेटाबोलाइज होता है CYP3A के द्वारा। इंडिकेशंस कहाँ कहाँ इंडिकेशंस है, तो ये रिमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो बोनी इरोशन होता है उसको कम करता है। डोज कितना है, 3 से 5 मिलीग्राम पर केजी पर डे, और ये 2 डोज में डिवाइड होता है। जो एंटीडोटल रिपोर्ट सजेस्ट करता है कि ये सिस्टमेटिक लुपुस एरिथेमस, पोलीमायोसाइटिस, डर्मेटोमायोसाइटिस, वेगनर ग्रैनुलोमैटिस, जुवेनाइल क्रोनिक अर्थराइटिस और बेहसत डिजीज में भी यूज होता है। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, इसके कारण ल्यूकोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और कभी कभी कम मात्रा में अनीमिया भी देखने को मिलता है। अगर इसका हाई डोज लें तो कार्डियोटॉक्सिक मतलब दिल के लिए और दिमाग के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके कारण अस्टल्टेलिटी भी हो सकता है अगर हम ज़्यादा दिन तक यूज किए तो। ब्रेदर कैंसर बहुत रेयर है बट होने के चांसेस हैं यार। ये कब देखा जाता है, तो जब 5 साल की हो जाता है सीजेशन का, तब मतलब कि ड्रग्स यूज करना छोड़ देंगे उसके 5 साल के बाद। अब जो ड्रग्स है उसका नाम है साइक्लोफॉस्फामाइड। अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोले तो इसमें मेजर एक्टिव मेटाबोलाइट प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा मेटाबोलाइट, तो फॉस्फोरामाइड, मस्टार्ड, जो क्रॉस लिंक करता है DNA से ताकि वो सेल रेप्लिकेशन को प्रिवेंट कर सके। ये टी सेल बी सेल के फंक्शन को भी सप्रेस करता है। इंडिकेशन कहाँ है, तो ये केजी के अनुसार दिया जाता है, रेगुलर दिया जाता है 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे। ये किस किस डिजीज के लिए होता है, तो सिस्टमेटिक लुपुस एरिथेमस, वैस्कुलराइटिस, वेगनर ग्रैनुलोमैटोसिस और अदर सीवियर रिमेटिक डिजीज के लिए दिया जाता है। अगर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट पूछे तो वो होगा सिक फीलिंग, डिजीज इन ब्लड काउंट, लीवर प्रॉब्लम, हेयर लॉस, माउथ अल्सर, और कंट्राडिक्टेड ये होता है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में। तो आप याद रखिएगा ये जो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में कंट्राडिक्टेड होता है ये याद रखा जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कंट्राडिक्शन है आप गलती से दे दिए तो वो मतलब उस इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। अब आते हैं क्लोरोक्विनोन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन। अब ये क्लोरोक्विनोन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, तो इसमें ये क्या करता है, टी लिम्फोसाइट के रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देता है, ल्यूकोसाइट केमोटैक्सिस को इनहिबिट करता है, लाइसोसोमल एंजाइम को स्टेबलाइज करता है, इनहिबिट करता है DNA RNA सिंथेसिस को, उसके बाद फ्री रेडिकल्स को ट्रैप करता है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक्स में ये एंटी मलेरियल है, ठीक है। 50% जो होता है वो प्रोटीन बॉन्ड होता है, ये डीएमिनेट होता है लीवर के द्वारा, ब्लड से एलिमिनेट होगा। इसका टी हाफ कितना होगा, तो 45 डे। दिया क्या क्या में जाता है, तो एक तो क्यूनॉन है तो ये मलेरिया में दिया जाएगा, उसके बाद ये रिमेटॉइड अर्थराइटिस में और सोजन सिंड्रोम में दिया जाएगा। एडवर्स इफेक्ट, तो एडवर्स इफेक्ट में ऑकुलर टॉक्सिसिटी देखने को मिलता है। तो क्लोरोक्विनोन का याद रखिएगा क्या होता है, ऑकुलर टॉक्सिसिटी, ठीक है। उसके बाद कब होगा, जब 250 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा लेंगे तब क्लोरोक्विनोन, और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन 6.4 मिलीग्राम पर केजी पर डे से ज़्यादा लेंगे तो, ठीक है। और क्या हो सकता है, डिस्पेप्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, रैशेज और नाइटमेयर होने की संभावना है, ठीक है। अगर इसका एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो और क्या हो सकता है, तो ये मेनली सेफ होता है प्रेगनेंसी के समय। अब आते हैं मीथोट्रिजेट में। मीथोट्रिजेट क्या है, तो ये मेनली एक सिंथेटिक नॉन बायोलॉजिक एंटी मेटाबोलाइट है जो फर्स्ट लाइन कहलाता है किसके लिए, तो
जो ये सिंथेटिक डीमार्ड है उसके लिए, मतलब कि अभी तक 3 ड्रग्स पढ़े तो उसमें सबसे पहले हम कौन देंगे, मीथोट्रिजेड देंगे। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक एक्टिव कंडीशन है जो लोअर डोजेज पे भी बहुत काम करता है। ये एक्टिव है मतलब नीड होता है कैंसर केमोथेरेपी में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये इनहिबिट करता है साइटोकाइनिन प्रोडक्शन को, इनहिबिट करता है पूरिन बायोसिंथेसिस को, और स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ एडिनोसिन। ठीक है, तो ये जो इसका मोड ऑफ एक्शन में कैसे ये सब काम करता है, तो पहले तो इनहिबिट करता है इमिडाजोल कार्बोक्सामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड को। उसके बाद क्या करता है, सेकेंडरी इफेक्ट होता है इसका पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर केमोटैक्सिस पे। फिर ये मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट को भी अफेक्ट करता है। डायरेक्ट इनहिबिटरी इफेक्ट इसका किस पे होता है, प्रोफरेशन पे, जिसके कारण ये एपोप्टोसिस को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन जो लिंक्ड होता है रिमेटॉइड सिनोवाइटिस का। इसका अगर फार्माकोकाइनेटिक देखें तो ये ओरली और पैरेंटली दोनों ले सकते हैं। अगर पैरेंटली की बोलो तो सबकुटेनियस और इंट्रामस्कुलर। 70% ये मेनली ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, बायोअवेलेबिलिटी डिक्रीज होता है। सीरम हाफ लाइफ सिर्फ 6 से 9 आवर्स रहता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन रिड्यूस करता है क्लियरेंस और इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मीथोट्रिजेट। तो याद रखिएगा कौन इस मीथोट्रिजेट के ऑब्जॉर्प्शन को क्लियरेंस और ये इंक्रीज करता है, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन, मतलब इसके क्लियरेंस को रिड्यूस करता है और ये एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, excreted principally in the urine but 30% में भी excreted by bile। ये यूरिन है वाइल दोनों से excrete होता है। डोजेज, तो जो रिकमेंडेड तो डोज है स्टार्ट करने का वो 7.5 मिलीग्राम वीकली है। ठीक है, इंडिकेशन कहाँ कहाँ दिया जाता है, तो जुवेनाइल क्रोनिक अर्थराइटिस, सोरियासिस, PA, एएस का क्या मतलब है, अल्कोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, पोलीमायोसाइटाइटिस, डर्मेटोमायोसाइटाइटिस, विगनर ग्रैनुलोमैटोसिस, जियान सेल अर्थराइटिस, SLE और वेस्कुलराइटिस में दिया जाता है। ठीक है, इसका अगर एडवर्स इफेक्ट, तो मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट नौसिया और म्यूकोसल अल्सर होता है। कौन सा, नौसिया और म्यूकोसल अल्सर। इसके साथ साथ ये लिकोपीनिया, एनीमिया, स्टोमेटोसिस, GI अल्सर, एलोपेशिया, ये सब देखने को मिलता है। प्रोग्रेसिव डोज रिलेटेड हेपेटोटॉक्सिसिटी इसके में होता है, मतलब ये हमारे ये लीवर को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन इसके कारण कभी चिरोसिस नहीं होता है। ये GI और लीवर फंक्शन टेस्ट में एबनॉर्मलिटी जाती है। बायोलॉजिकल थेरेपी की बात करें, अगला जो है वो है लेफ्लुनोमाइड। इसका अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये क्या है, ये पायरिमिडीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। और क्या कैसे करता है ये इनहिबिट, तो ऑटो इम्यून एंटीबॉडी को ब्लॉक करके और इन्फ्लामेशन को ब्लॉक करके। ये इनहिबिट करता है डायहाइड्रोओरेटेट डिहाइड्रोजिनेज को, जो एंजाइम है जो मेनली डिनाबोपायरिमिडीन सिंथेसिस पाथवे में यूज होता है। इसका इंडिकेशन, तो ये मोनोथेरेपी की तरह यूज होता है मीथोट्रिजेट के साथ। अब इसका डोज की बात करें तो लीडिंग डोज 100 mg डेली फॉर 3 डेज। एडवर्स इफेक्ट, तो नौसिया, वोमिटिंग, ये टेराटोजेनिक होता है बोथ मेल और फीमेल के लिए। उसके बाद मॉनिटरिंग की बात करें तो इसमें हम मेनली अलानिन ट्रांसएमिनेज टेस्ट करवाते हैं। इसका कंट्राडिक्शन, तो ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में कंट्राडिक्टेड होता है। ठीक है, ये इसके कारण लीवर डिसऑर्डर होता है। उसके बाद अगर ये दिया जाता है प्रेगनेंसी में तो 2 साल पहले दिया जाता है प्रेग्नेंट को। इसका अल्टरनेटिव में क्या है, कोलेस्ट्रामाइन जो वॉशआउट हो जाता है ताकि इसके ये एक्टिव मेटाबोलाइट को रिमूव किया जा सके। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं बायोलॉजिकल थेरेपी में। बायोलॉजिकल थेरेपी की तो बात करें तो इसमें मेनली हम 4 क्लासेस पढ़ेंगे। कौन कौन सा, तो पहला है
TNF अल्फा इनहिबिटर, दूसरा को स्टिमुलेंट इनहिबिटर, इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर, बी सेल डिप्लीटर। ठीक है, तो TNF अल्फा इनहिबिटर में कौन कौन सा आएगा, तो इसमें बहुत सारे ड्रग्स आएंगे जो अभी डिस्कशन करेंगे, जिसमें सारे में याद रखिएगा क्या रहेगा। चलिए अब देखते हैं TNF अल्फा इनहिबिटर में कौन कौन सा ड्रग्स होता है। तो पहला होता है इटेनरसेप्ट, दूसरा होता है इन्फ्लिक्सीमाब, तीसरा होता है अदालीमुमाब। ठीक है, उसके बाद चौथा होता है गोलीमुमाब, पांचवा होता है सर्तोलीजुमाब। ठीक है, को स्टिमुलेंट इनहिबिटर में कौन कौन सा होता है, अवातासेप्ट, बेलातासेप्ट। और उसके बाद इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर में कौन होता है, तोसिलीजुमाब। और बी सेल ये डिप्लीटर में कौन सा होता है, रितुक्सीमाब। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि बायोलॉजिकल थेरेपी में कौन कौन सा होता है। लेकिन अगर मेन की बात करें तो टी सेल मोडुलेटिंग बायोलॉजी कौन होता है, अवातासेप्ट। बी सेल में कौन होगा, रितुक्सीमाब। इंटरल्यूकिन 6 का इनहिबिटर कौन होता है, तोसिलीजुमाब। इंटरल्यूकिन 1 इनहिबिटर एजेंट कौन होता है, तो एनाकिनरा, रिनोनासेप्ट और कानाकीनुमाब। TNF अल्फा ब्लॉकिंग कौन सा होता है, तो अदालीमुमाब, सेंट्रोलीजुमाब, इटेनसेप्ट, गोलीमुमाब और इन्फ्लिक्सीमाब। तो इसमें एक चीज़ देखें, या तो माब आया है या तो सेप्ट आया है, एक को छोड़ के, जिसको हम कहते हैं एनाकिनरा। ठीक है, तो इस तरह से इसका याद रख सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं अवातासेप्ट का, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो ऊपर से ही आप याद कर सकते हैं, ये टी सेल मोडुलेटिंग बायोलॉजिक है। ठीक है, तो ये क्या करता है, को स्टिमुलेट करता है किसको, तो इनहिबिट करके एक्टिवेशन ऑफ टी सेल को। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इसको जिस दिन ले रहे हैं उसके 2 वीक बाद और उसके 4 वीक बाद लिया जाता है। ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए होता है, इंट्रावेनस फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मंथली इन्फ्यूजन भी किया जाता है। इंडिकेशन तो ये मोनोथेरेपी की तरह यूज होता है मेथोट्रिजेट के साथ। ठीक है, कौन कौन से डिजीज में होता है, तो सबसे ज़्यादा ये बेनिफिशियल होता है सोरियाटिक अर्थराइटिस में। एडवर्स इफेक्ट, तो इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो ये इसमें क्या होता है ना, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, मेनली अपर रेस्पिरेटरी और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या है, लाइव वैक्सीन अवॉइड होता है इन द पेशेंट 3 मंथ आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन। जब तक ये ड्रग लेते हैं उसके 3 मंथ तक लाइव वैक्सीन अब नहीं दिया जाता है, 3 मंथ के बाद ही हम दे सकते हैं। TNF अल्फ़ा पहले इसके बारे में जानते हैं। ये एक प्रोटीन जिसको साइटोकाइनिन कहते हैं, ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इन्फ्लामेशन होता है। इसके कारण क्या होता है, फीवर होता है, एपोप्टोसिस, सेल डेथ होता है, कैचेक्सिया, इन्फ्लामेशन। ये ट्यूमरोजेनेसिस को इनहिबिट करता है, वायरल रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है, ये रिस्पॉन्स करता है सेप्सिस में कैसे, तो इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 की मदद से। इसके कारण इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है। और इसके कारण और भी क्या क्लिनिकल प्रॉब्लम आएंगे, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज, सोरियासिस, हिड्राडेंटाइटिस सुपराटिवा और रिफ्रैक्टरी एस्थमा। तो इसको ब्लॉक करना ज़रूरी है। तो जो पहला ड्रग देते हैं उसका नाम है अदालीमुमाब। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये क्या करता है, ह्यूमन IgG1 एंटी ट्यूमर फैक्टर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को क्या करता है, इनहिबिट करता है। उसके बाद डाउन रेगुलेशन करता है मैक्रोफेज और टी सेल फंक्शन को। ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा सॉल्यूबल TNF अल्फ़ा और प्रिवेंट करेगा इंटरेक्शन करने से P15 और P75 सेल सरफेस रिसेप्टर से।
फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, सबकुटेनियस दिया जाता है, हाफ लाइफ कितना होता है 10 से 20 दिन होता है। इंडिकेशन की बात करें तो फिर RA, SPSA, GIA, प्लेक्यू सोरियासिस, क्रोन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस में दिया जाता है। ये और भी ट्रीटमेंट में बेहतर डिजीज, सार्कोइडोसिस, ये सब में दिया जाता है। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, तो इसके कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाएंगे। जो मैक्रोफेज डिपेंडेंट इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, फंगल और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ये हेपेटाइटिस बी वायरस के रीएक्टिवेशन का कारण भी हो सकता है। स्किन कैंसर इसके कारण हो सकते हैं। हार्ट फेलियर बढ़ सकता है। उसके बाद ये एलोपेशिया, तकला, हाइपरट्राइकोसिस, इरोसिव लाइकेन प्लेनोस, ये सब के कारण भी हो सकता है। इंटरल्यूकिन 1 इनहिबिटर, इसका क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है, ठीक है। ये बाइंड करता है इंटरल्यूकिन 1 बीटा और बाइंड करके ये क्या करता है इंटरल्यूकिन 1 अल्फा की एफिनिटी को कम कर देता है। ये सबकुटेनियस दिया जाता है, ठीक है, और ये मेनली एज डिपेंडेंट होता है। अब ये क्रायोपायोजिन एसोसिएटेड पीरियोडिक सिंड्रोम क्या है, जो मेनली जिसमें हम रिनोना सेप्ट देते हैं। तो ये डिजीज जो है 3 डिजीज को मिला के बना है, जैसे कि नियोनेटल में क्या होगा मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी डिजीज होंगे, मक्कल-वेल सिंड्रोम होगा और फेमिलियर कोल्ड ऑटो इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम होगा। तब ये जो डिजीज होगा जिसको CAPS कहते हैं, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ठीक है, जो मेनली जीन म्यूटेशन के कारण होता है। और कौन सा जीन, तो क्रायोपायरिन। इसका इंडिकेशन तो वही ट्रीट करता है कैप्स को और गॉथ को भी ट्रीट करता है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो मोस्ट कॉमन जो एडवर्स इफेक्ट है वो है इंजेक्शन साइट रिएक्शन, ठीक है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी होता है। इसके कारण सीरियस इन्फेक्शन होता है, ये तो कहीं देखा जाता है, लेकिन इसमें हेडेक, एब्डोमिनल पेन, नौसिया, डायरिया, अल्थ्रार्जिया, ये सब देखने को मिलता है। इसमें थोड़े समय के लिए न्यूट्रोपिनिया होता है। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।